हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से जुड़े साइंस के टोटल 30 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो द्रव्यमान की जो इकाई नहीं है डाइन, डाइन जो है बल की सीजीएस पद्धति में इकाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प डी सही जवाब होगा। जो द्रव्यमान है वो पदार्थ की मात्रा होती है और ये आपका द्रव्यमान हर जगह पृथ्वी पर एक समान रहता है, बदलता नहीं है। अर्थात द्रव्यमान बदलता नहीं है। यदि आप चंद्रमा पे भी ले जाओगे तो द्रव्यमान समान ही रहता है। ठीक है, तो द्रव्यमान की जो इकाई है पौंड, ग्राम, किलोग्राम, इन सब में द्रव्यमान को मापा जाता है। लेकिन डाइन जो है ये बल का जो है इकाई होता है सीजीएस पद्धति में। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है। तो यहाँ पे 1 माइक्रोन जो होता है ना 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। यदि हम इसका सरलीकरण करेंगे तो 1/10⁻³ फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/1000। फिर इसका हम सरलीकरण करेंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा 0.001 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 1000 डालेंगे, ठीक है, तब जाकर ये कटेगा। लेकिन जो मैंने 3 जीरो यहाँ पे लगाया है, पहले जीरो के लिए यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, बाकी 2 जीरो के लिए 2 जीरो लगेगा, फिर 1 से कटेगा तो 1। तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। तो विकल्प बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। अब देखिए, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, ये आपके ध्रुवों पर अधिकतम होती है, ध्रुवों पर अधिकतम होती है और सबसे न्यूनतम होती है विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। अब जो यूरेनियम विखंडन होता है ना, उसमें आपको न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता होती है ताकि यूरेनियम विखंडन सतत प्रक्रिया चलती रहे, जारी रहे, खत्म ना हो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, यहाँ पे सूची 1 में दिया गया है हार्मोन और सूची 2 में दिया गया है स्रावित ग्रंथियाँ। अर्थात यहाँ पर उस ग्रंथि का नाम दिया गया है जिस ग्रंथि से ये सब हार्मोन निकलते हैं। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे ए में जो है प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपका महिला के गर्भाशय से निकलता है। ठीक है, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, ये पुरुष के अंडाशय से निकलता है। ठीक है, और थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये आपका थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ओके, इंसुलिन जो है ना ये आपको अग्नाशय से निकलता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 का 3, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में है 1 का 3 और सी में भी है, बी और डी में नहीं है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। ठीक है, इसको आप रिजेक्ट कर दो। अब बात रह गई ए और सी की। फिर बी का है 4, तो बी का 4 दोनों में है। अब आगे देखते हैं, सी का हो जाएगा ए, सी का ए इसमें है और सी का यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। तो यहाँ पे युग में सम्मिलित नहीं है। देखिए, जो इंसुलिन होता है ना ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये सही है। मेलाटोनिन जो होता है ना ये निद्रा का नियंत्रक है, ये भी बात सही है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है ना ये स्तन ग्रंथि से दूध का निष्करण करने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन गैस्ट्रिन एक प्रकार का जो ना पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, तो ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। तो विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि कौन युग में सम्मिलित नहीं है, तो विकल्प डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है। तो जो इंसुलिन है ना ये इंसुलिन में ये जो आपका जस्ता है ना, जस्ता मौजूद है। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, इंसुलिन जो होता है ना एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटीन नहीं है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ना ये आपका प्रोटीन नहीं है। और ऑक्सीटोसिन जो है ना
जो महिला का जो स्तन होता है उससे दूध निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रश्न के अनुसार कि ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे एल्बुमिन जो होता है ना एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो एल्बुमिन आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में जो किडनी है, किडनी फेल होने की संभावना है। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो जो हृदय की जो धड़कन है यानी कि दिल की धड़कन जो है ना नियंत्रित करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पोटेशियम। पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है, तो विकल्प यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अब यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एंजाइम की अनुपस्थिति से कुछ शारीरिक क्रियाएं तो धीमी गति से होती रहती है किंतु कुछ बिल्कुल रुक जाती है। तो हाँ, ये बात सही है, यदि एंजाइम शरीर में न हो तब भी क्या होगा, कुछ जो क्रियाएं हैं शरीर में वो धीमी गति से होती रहती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो बिल्कुल रुक जाती है यदि एंजाइम शरीर में न हो। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एंजाइम निश्चित रासायनिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात भी सक्रिय रहते हैं। तो नहीं, ये गलत बात है। यदि एंजाइम जिस कार्य के लिए बनाया गया है यदि उस कार्य को पूरा कर देता है तो वो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प ए सही जवाब होगा। तो ये सही आंसर होगा केवल 1, तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछ रहा है कि न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है। देखिए, ये जो न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइट जो है ना, यह एक प्रकार के सफ़ेद रंग कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो उद्गम होता है ना बोन मैरो में, और बोन मैरो किसको बोलते हैं, तो अस्थि मज्जा को बोलते हैं। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है भाई, तो लौह के अवशोषण में, जो लोहा होता है ना आयरन शरीर में, उसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना वो है अस्कॉर्बिक अम्ल है, अस्कॉर्बिक अम्ल। विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। तो यहाँ पे शरीर में भंडारित नहीं होता है वो कौन है भाई, तो विटामिन सी भंडारित नहीं होता है, अर्थात संग्रह नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि विटामिन सी जल में विलय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर से संचित नहीं रह सकता। विटामिन सी जो है ना हमारे शरीर में मौजूद नहीं रहता है, तुरंत ये अपना कार्य करता है फिर निकल जाता है। ठीक है, मूत्र के माध्यम से। यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं और उनके स्रोत हैं। ठीक है, देखिए विटामिन B1 संतरा में पाया जाता है, सही है ये। विटामिन डी कौड़ यकृत तेल में ये पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, विटामिन ई जो है गेहूं अंकुर तेल में ये भी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन के जो है अल्फाल्फा, तो ये भी इसमें पाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो नहीं, यहाँ पे सभी के सभी क्या है, सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन जो ऑप्शन ई है यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बता रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी सही हैं। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की बात कि WWW का आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे WWW का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब इनके जो आविष्कारक हैं टिम बर्नल ली हैं, टिम बर्नल ली हैं। यहाँ पे विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। तो न्यूनतम मेमोरी साइज की जो इकाई है ना वो होती है आपका, इस ऑप्शंस के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे KB है। ठीक है, KB सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, KB, क्योंकि 1000 KB मिलकर बनता है MB। ठीक है, और 1024 MB मिलकर बनता है GB, और 1024 GB मिलकर बनता है TB। तो सबसे छोटा यहाँ पे KB है, किलोबाइट। ठीक है, लेकिन ये आपसे पूछ दे कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस रहता है बीट, तो बीट सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार KB हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईथरनेट एक उदाहरण है। तो ईथरनेट जो है ना उदाहरण होता है लैन का। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो विकल्प भी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। देखिए जो है ना, रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो सभी पारदर्शी माध्यम के। ठीक है, जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ठीक है, तो चलिए विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज
किसके द्वारा की गई? तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज जो की गई है ना, वो आपके की विकल्प जो है हेनरी बेकुरल के द्वारा विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने खोज कब की थी? तो 1896 ईस्वी में खोज की थी और इसी के चलते फिर क्या हुआ कि एक्स किरणों का भी अध्ययन किया गया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो जो एक्स किरणें होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स किरणों की जो अभी हम बात करते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इनकी जो स्पीड है ना, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई जो मशीन होता है जिसमें शरीर की जांच की जाती है, तो उसमें आपको ना, तो इसमें ना आपको विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। चुंबकीय तरंगें होती है, चुंबकीय तरंगें होती है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान। दोस्तों यदि पृथ्वी जो है ना, इसकी जो त्रिज्या, अगर हम इसका जो द्रव्यमान है वहीं रहता है, लेकिन त्रिज्या जो 1% कम कर देते हैं, तब पृथ्वी के तल पर जी का जो मान है ना, वो 2% बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम किया जाए तो जी का मान जो है ना, वो बढ़ जाएगा 2%। ठीक है, तो विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, सीजीएस में होता है हमारा डाइन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है, तो जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में इसका संवेग दोगुना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सादा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो वो कौन सा दर्पण है या लेंस है जो वस्तु जो है उससे छोटी तस्वीर बनाएगा उसका, मैंने जो भी छवि है, तो वो जो है ना उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में छोटा बनेगा। ठीक है, और लेकिन सीधा बनता है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करें। अब यहाँ पे अगले पूछ रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो जो हमारा शरीर है इसका तापमान जो होता है ना, ये आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है। विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है, यानी कि उसको बुखार लग जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो इसका जो मान आएगा 273 + 37 310 केल्विन होगा। तो केल्विन में तापमान क्या होता है? तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, और सेल्सियस में तो 37 डिग्री, और जो हमारा फ़ारेनहाइट में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है ना, वो है आपका अपकेंद्रण। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कलरा जो होता है ना, वो वायुजन्य रोगों से होता है, वायुजन्य रोगों से होता है। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, करीब आपको 30+ नहीं क्वेश्चंस मैंने करा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन होता है ना, उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।